हेलो नमस्कार दोस्तों। जय हिंद जय भारत। अभिनव मोटर ट्रेनिंग ड्राइवर स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना साथी महेश मैकेनिक। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में के लिए हमने तैयार किया है। सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन किया है। उसी कड़ी में आज हम फिर आपके सामने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सिलेंडर हेड में केवल इनलेट वाल्व को फिट किया जाता है? किस प्रकार के सिलेंडर हेड में केवल इनलेट वाल्व को फिट किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, एफ टाइप। एफ की जो पोजीशन है, अंग्रेजी का वर्ड है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वाल्व है सिलेंडर ब्लॉक और एक वाल्व है सिलेंडर हेड में फिट किया जाता है। इसलिए इसको ये वाल्व व्यवस्था कौन सी है? एफ टाइप। इसलिए इसका सही आंसर है एफ। एफ सिलेंडर हेड जो है वो उसमें वाल्व है, इनलेट वाल्व है वो सिलेंडर हेड में फिट किया जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व है वो सिलेंडर ब्लॉक में अरेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सिलेंडर हेड में दो केम शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? केम शाफ्ट अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ इंजनों में ओवरहेड वाल्व व्यवस्था होती है, और आजकल अधिकतर इंजन है उनमें केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के साथ क्रैंक केस में ही असेंबल की जाती है, और वो गियर के माध्यम से एक क्रैंक शाफ्ट वो केम शाफ्ट को चलाती है। किस प्रकार के सिलेंडर हेड में दो केम शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? आई सिलेंडर हेड, एल सिलेंडर हेड, एफ सिलेंडर हेड। इसका सही आंसर है टी सिलेंडर हेड। इसमें दो केम शाफ्ट का बंदोबस्त यानी मैनेजमेंट किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलेंडर हेड में वाल्व फेस पर शीट कितनी डिग्री पर कटी होती है? सिलेंडर हेड में वाल्व फेस पर शीट कितने डिग्री पर कटी होती है? 15 डिग्री ये गलत है, 25 डिग्री ये भी नहीं है, 60 डिग्री ये भी नहीं है, और इसका सही आंसर है 45 डिग्री के ऊपर ये कटी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेंडर हेड में पॉपेट वाल्व है कितने प्रकार के होते हैं? सिलेंडर हेड में पॉपेट वाल्व है दो प्रकार के होते हैं। इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों पॉपेट वाल्व है, समानांतर क्रम में उनको स्थापित किया जाता है। इसका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है, सिलेंडर हेड किस पदार्थ का बना होता है? सिलेंडर हेड किस पदार्थ का बना होता है? क्रोमियम गलत है, तांबा भी इसमें नहीं होता, इसमें पीतल भी नहीं होता। सिलेंडर हेड किसका बना होता है? ढलवा लोहे का, कास्ट आयरन। और कुछ वाहनों में, अधिकतर दोपहिया वाहनों में सिलेंडर हेड है वो एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। एल्युमिनियम एलॉय का भी बना होता है, बल्कि अधिकतर किसका होता है? ढलवा लोहे का। अगला प्रश्न देखते हैं, टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? ये कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, आज आपको दोबारा से बता रहा हूं। टर्बोचार्जर पहले कौन से होते थे? सुपरचार्जर। ये किससे चलते थे? इंजन की शक्ति से चलते थे।
जिससे कुछ शक्ति घर्षण में या फ्रिक्शन में इसको चलाने में खर्च होती थी, उस खर्च को बचाने के लिए टर्बोचार्जर का मैनेजमेंट या आविष्कार किया गया। वो कहाँ लगता है? साइलेंसर के निर्गम गैस में, मफलर के निर्गम गैस में। मफलर और साइलेंसर दोनों एक ही चीज है, उसको नीमे में अगर कहेंगे तो मफलर, बाकी आम बोलचाल में इसको साइलेंसर बोलते हैं। इसका सही आंसर है निर्गम मैनिफोल्ड के निर्गम गैस से। इसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ में उसके जस्ट आगे इसको फाउंड किया जाता है, लगाया जाता है, स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्ट इंजन का नहीं है? निम्न में से कौन सा पार्ट इंजन का नहीं है? हमें पहले प्रश्न को ध्यान से देखना है, उसका पूरा मकसद वो क्या पूछना चाहता है, उसके बाद में इसके ऑप्शन। निम्न में से कौन सा पार्ट इंजन का नहीं है? पिस्टन है, ये इंजन का पार्ट है। सिलेंडर है, ये भी इंजन का पार्ट है। क्रैंकशाफ्ट है, ये भी इंजन का पार्ट है। क्लच प्लेट है, वो इंजन का पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट है? वो ट्रांसमिशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांसमिशन का पार्ट है। तो इसका सही आंसर है डी, क्लच प्लेट। क्लच प्लेट है, वो इंजन का हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर पूर्ण करने पर कैमशाफ्ट कितने चक्कर पूर्ण करती है? क्रैंकशाफ्ट जब चलती है तो कैमशाफ्ट उससे आधा चलती है। कितना चलती है? आधा चलती है। जिस प्रकार 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में 4 स्ट्रोक होते हैं तो कैम कितनी चलेगी? आधा चक्कर। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्करों में 4 स्ट्रोक होते हैं तो कैमशाफ्ट कितना चलेगी? 1 चक्कर। ये पूछ रहा है क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर पूर्ण करने पर कैमशाफ्ट कितने चक्कर पूर्ण करती है? आधा चक्कर पूर्ण करती है। इसका सही आंसर है आधा, यानी कि क्रैंक की चाल से आधी चलती है। वाल्व का खुलना और बंद होना पिस्टन की गति से संबंध कहलाता है। वाल्व का खुलना और बंद होना पिस्टन की गति से संबंध कहलाता है। वाल्व ऑपरेशन नहीं। वाल्व ओवरलैप, वाल्व ओवरलैप ये कि वाल्व की पोजीशन है जब दोनों वाल्व है कुछ समय के लिए खुले रहते हैं, वो क्या है? वाल्व ओवरलैप है। ये भी गलत है। वाल्व टाइमिंग, टाइमिंग कौन कराता है? वाल्व टाइमिंग कैमशाफ्ट कराती है। ये जो है वाल्व मैकेनिज्म, वाल्व मैकेनिज्म जो है वो वाल्व की पूरी व्यवस्था को ऑपरेट करता है। उसमें कैमशाफ्ट भी आती है, उसमें पुश रोड भी आती हैं, उसमें रोकर आर्म भी आता है, उसमें वाल्व भी आता है। इसका सही आंसर है वाल्व मैकेनिज्म। अगला प्रश्न है, इंजन में वाल्व से चलने वाले यांत्रिकी, इंजन में वाल्व से चलने वाली यांत्रिकी में केम लोब का कार्य है रोकर आर्म को ढकेलना। नहीं, रोकर आर्म को नहीं ढकेलती केम लोब। रोकर लीवर को धकेलना, इसका भी केम लोब से सीधा संबंध नहीं है। टेपेट को ढकेलना, इसका भी केम लोब से सीधा संबंध नहीं है। केम लोब किसको ढकेलती है? पुश रोड को ढकेलती है। और पुश रोड रोकर आर्म पे धक्का देती है। रोकर आर्म आगे वाल्व को दबाता है टेपेट, और उसमें वाल्व खुलना और बंद होना उसकी प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर है पुश रोड को ढकेलना, क्योंकि कैमशाफ्ट के ऊपर एक छोटा टेपेट लगा होता है, उसके ऊपर पुश रोड, और जब वो टेपेट केम पे आता है, लोब पे आता है केम की, तो वो ऊपर की तरफ धक्का करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिस्सा इंजन वाल्व को खोलता है? इंजन वाल्व को खोलता है।
कौन सा हिस्सा है जो इंजन वाल्व को खोलता है? इसका सही आंसर है केमशाफ्ट। केमशाफ्ट वाल्व ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका है? केमशाफ्ट का है। क्रैंकशाफ्ट है, ये केमशाफ्ट को घुमाती है। वाल्व गाइड है, ये केमशाफ्ट के आगे का है। तो इसका सही आंसर है केमशाफ्ट। अगला प्रश्न, पिस्टन किस धातु का बना होता है जो वह उच्च तापक्रम और दबाव को सहन करता है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को वो ऑब्जर्व करता है। किसका बना होता है? ढलवा लोहे का नहीं, लोहा नहीं, तांबा नहीं। इसका सही आंसर है एल्युमिनियम मिश्र धातु, यानी कि एल्युमिनियम अलॉय। अलॉय का मतलब किसी धातु में किसी दूसरे धातु की कुछ मात्रा जब मिलाते हैं, जिस प्रकार लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाते हैं तो क्या बनती है नई धातु? स्टील बनती है। अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो वो हाई कार्बन स्टील हो गई, और भी ज्यादा है तो हाई स्पीड स्टील हो गई। इस प्रकार से धातु का निर्माण किया जाता है, नई धातु का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य है? पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य है? पिस्टन का भार कम करना नहीं, जल तापक्रम स्थिर रखना ये भी नहीं है, पिस्टन का संतुलित करना ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है ताप। जिस प्रकार नाम, ताप का मतलब क्या है? टेम्परेचर, तापमान। तो इंजन पिस्टन में ताप डैम का कार्य क्या है? पिस्टन को ठंडा रखना। इसका सही आंसर है पिस्टन को ठंडा रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि पिस्टन रिंग क्लीयरेंस अधिक हो तो क्या होगा? यदि पिस्टन रिंग क्लीयरेंस अधिक हो तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था पिस्टन पे दो रिंग होती है, कौन सी? कंप्रेशन और ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग का क्या काम है? कंबसन चेंबर में जो गैसें फैलती हैं, गैसें बनती है, वो नीचे क्रैंककेस में न आने पाए। और ऑयल रिंग क्या है? नीचे का जो मोबिला क्रैंककेस में लुब्रिकेशन के लिए, वो ऊपर कंबसन चेंबर में न जाने पाए, नहीं वो कंबसन के साथ में उसका भी दहन होगा। क्लीयरेंस किस लिए रखा जाता है? अधिक अगर क्लीयरेंस होगा, यदि पिस्टन रिंग क्लीयरेंस अधिक हो तो क्या होगा? रिंगों से गैस का रिसाव होगा, गैसें लीक करेंगी। तो इसका सही आंसर है रिंगों से गैस लीक करेंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिलेंडर का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है? सिलेंडर का कंप्रेशन मैंने अभी बताया था, जस्ट इससे पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था दो प्रकार की रिंग है। एक है कंप्रेशन रिंग, उसका क्या काम है? सिलेंडर का कंप्रेशन नीचे क्रैंककेस में न जाने पाए, उसको रोकने के लिए कंप्रेशन रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ, ऑयल रिंग का क्या कार्य है? ऑयल रिंग, जिस प्रकार मैंने बताया कंप्रेशन रिंग का क्या कार्य है? कंप्रेशन के लीकेज को रोकना, उसी प्रकार ऑयल रिंग का क्या कार्य है? पहला है ऑयल पंप करना, दूसरा है ऑयल पंपिंग रोकना, तीसरा ऑयल जलाना। इनमें से कोई नहीं। ऑयल जलाना ये काम रिंग का नहीं है, ऑयल को ये पंप भी नहीं करता। पंप करने के लिए एक पंप इसमें लगाया जाता है संप के अंदर। इसका ऑयल पंपिंग को रोकना किस प्रकार रोकेगी? ऊपर कंबस्टन चेंबर में जाने से वो रोकती है, इसलिए ऑयल रिंग का कार्य क्या है? ऑयल पंपिंग रोकना। अगला प्रश्न, फ्लाई व्हील का क्या कार्य है? फ्लाई व्हील का क्या कार्य है? या फिर फ्लाई व्हील का कार्य है वो ये की बात हो गई,
फ्लाईव्हील का कार्य क्या है? इंजन चलाना, ये फ्लाईव्हील का कार्य नहीं है। वजन हल्का करना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फ्लाईव्हील का कार्य क्या है? अलाभकारी स्ट्रोक पूरा करना। अलाभकारी जिनको क्या बोलते हैं? आइडल स्ट्रोक बोलते हैं, आइडल स्ट्रोक। इनको कौन पूरा करता है? इनको गतिपालक या फ्लाईव्हील पूरा करता है, क्योंकि इंजन में केवल एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, बाकी 3 आइडल स्ट्रोक हैं। गजन पिन कितने प्रकार की होती है? गजन पिन कितने प्रकार की होती है? गजन पिन 3 प्रकार की होती है। फुल फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिस्टन रिंग किस धातु की बनी होती है? पिस्टन रिंग किस धातु की बनी होती है? पीतल की नहीं बनती, तांबे की भी नहीं बनती, ये बनती है हाई ग्रेड कास्ट आयरन की। हाई स्पीड स्टील भी जिसको बोलते हैं, हाई ग्रेड कास्ट आयरन की पिस्टन रिंग बनाई जाती हैं ताकि उनमें घिसावट कम से कम हो। योजक छड़, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिंग रोड, और इसी का एक नाम संयोजक छड़ भी इसको बोलते हैं। संयोजक यानी कि आपस में मिलाने वाली, संयोजन करने वाली। योजक छड़ जोड़ती है पिस्टन व पिस्टन पिन, पिस्टन व पिस्टन रिंग, पिस्टन व क्रैंक शाफ्ट। किसको जोड़ती है? पिस्टन व क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। और पिस्टन की जो गति है ऊपर नीचे, उसको क्रैंक शाफ्ट में रोटरी मोशन यानी कि घूर्णन गति में ये तब्दील करती है। अगला प्रश्न है, योजक छड़ कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड व बिग एंड के मध्य के भाग को कहते हैं। कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड और बिग एंड का जो बीच का भाग है उसको क्या कहते हैं? योजक, ये तो छड़ का नाम हो गया। मध्यक ऐसा कोई नाम नहीं है, इसका नाम है रोक, या इसको शेंक भी कहते हैं, शेंक। ये भी आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पिस्टन अवकाश होता है, पिस्टन अवकाश होता है। रिंग व्यास और पिस्टन व्यास के बीच अंतर, सिलेंडर व्यास और रिंग व्यास के बीच अंतर, पिस्टन व्यास और सिलेंडर व्यास के बीच अंतर, टीडीसी पर पिस्टन चोटी और सिलेंडर शीर्ष के बीच में दूरी। इसका सही आंसर है सिलेंडर व्यास और रिंग व्यास के जो बीच का अंतर है वो क्या कहलाता है? पिस्टन अवकाश या पिस्टन क्लीयरेंस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिस्टन हेड के डिजाइन के आधार पर पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं? हेड का डिजाइन, जो ऊपर का पिस्टन का हेड है, कुछ में डोम टाइप होता है, कुछ पिस्टनों में डोम टाइप होता है, कुछ में फ्लैट हेड होता है, कुछ पिस्टन में परिकम्बस्टन उसमें चेंबर दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार का होता है। पिस्टन हेड डिजाइन के अनुसार कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिस्टन व योजक छड़ को कौन जोड़ता है? पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को कौन जोड़ता है? मैंने आपको बताया था गजन पिन जोड़ती है। कौन जोड़ता है? गजन पिन। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकार का गजन पिस्टन पिन को सर्किलिप से जोड़ा जाता है? कौन सा प्रकार का गजन ओब्लिक पिस्टन पिन को सर्किलिप से जोड़ा जाता है? यह है, इसका मैंने आपको बताया था सेमी फ्लोटिंग, फुल फ्लोटिंग। यह है पुली फ्लोटिंग पिस्टन पिन है, उसको सर्किलिप के माध्यम से
पिस्टन बोस में पिस्टन पिन लगाई जाती है, आगे एक सर्कलिप उसमें लगा दी जाती है ताकि वो अपने केंद्र से बाहर ना आने पाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिस्टन से बोर के मध्य सब भट्टता को निम्न जाना जाता है। पिस्टन से बोर के मध्य, पिस्टन से बोर के मध्य उसको क्या कहते हैं? पिस्टन व्यास और सिलेंडर व्यास। पिस्टन और बोर के बीच का जो क्लीयरेंस है या दूर गैप है उसको क्या कहते हैं? पिस्टन व्यास और सिलेंडर व्यास। कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से चलन पाता है। कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से चलन पाता है। कैमशाफ्ट के परिक्रमण 500 से क्रैंकशाफ्ट द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि कैमशाफ्ट से क्रैंकशाफ्ट कितना चलती है? डबल चलती है। कितना चलती है? डबल चलती है। तो 500 का डबल कितना हो गया? 1000 परिक्रमा वो पूरी करेगी। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन 1 स्ट्रोक पूरा करने में क्रैंकशाफ्ट को कितने चक्कर लगते हैं? मैंने आपको पहले बताया था 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में, कितने चक्रों में? 2 चक्रों में 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। और यदि यहीं पे 2 स्ट्रोक होता तो कितना चक्कर हो जाता? 1 चक्कर हो जाता। तो इसका सही आंसर है 2। यानी कि क्रैंकशाफ्ट जब 2 चक्कर पूरे चलती है तब 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रैंक पिन का सकरापन और अंडाकृति को निम्न से सुधारा जा सकता है। क्रैंक पिन का सकरापन और अंडाकृति को किससे सुधारा जा सकता है? होनिंग। होनिंग ये प्रक्रिया क्या है? ये सिलेंडर बोर को सुधारने की प्रक्रिया है। दोबारा जब उसको बोर करते हैं उसको पुनः बोरिंग बोलते हैं। उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है क्रैंकशाफ्ट घर्षण से क्रैंकशाफ्ट को उसकी फिनिशिंग करते हैं, उसका घर्षण करते हैं, उसकी जो सतह है वो बिल्कुल चिकनी और स्पष्ट करने के साथ में उसकी अंडाकृति और सकरापन है वो खत्म किया जाता है। इसका सही आंसर है क्रैंकशाफ्ट घर्षण से इन सब को सुधारा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक इंजन में तेल पंप कहां फिट किया जाता है? यह प्रश्न मैं आपको तीसरी बार रिपीट करा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपको बताया जा रहा है, तो आपको भी जरूरत है ध्यान देने की कि एक इंजन में तेल पंप, जिसको ऑयल पंप भी कहते हैं, कहां फिट करते हैं? तेल फिल्टर के समीप नहीं करते, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर क्या लगता है? सिलेंडर हेड। ये भी गलत है। इसका सही आंसर है क्रैंक केस के नीचे। क्रैंक केस के नीचे क्या होता है? ऑयल संप होता है, जिसको मोबिल चेंबर बोलते हैं। वहां पे ऑयल पंप है वो फिट किया जाता है। इसका सही आंसर है क्रैंक केस के नीचे। क्रैंकशाफ्ट से आघूर्ण सीधे निम्न पर आता है। क्रैंकशाफ्ट से आघूर्ण सीधे निम्न पे आता है। किस पे आता है? क्रैंकशाफ्ट के साथ में क्या जुड़ा होता है? फ्लाई व्हील जुड़ा होता है। क्रैंकशाफ्ट के साथ में क्या जुड़ा होता है? फ्लाई व्हील, जिसको गति पालक भी कहते हैं। गति पालक। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था इसका क्या कार्य है? आइडल स्ट्रोक को पूरा करना फ्लाई व्हील का कार्य है। यानी कि इंजन की जो शक्ति है वो लाभदायक कार्यों के लिए कहां पे इस्तेमाल होगी? फ्लाई व्हील पे इस्तेमाल होगी। इंजन का ट्रांसमिशन सिस्टम है वो कहां से शुरू होगा? वो फ्लाई व्हील से शुरू होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्रैंकशाफ्ट को बिग एंड से संतुलित बनाए रखने के लिए
प्रयुक्त किए जाते हैं? क्रैंकशाफ्ट को बिग एंड से संतुलित बनाए रखने के लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं? बैलेंस वेट, यानी कि एक विशेष डिजाइन जिसमें लोहे का भार है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ जोड़ा जाता है, ताकि जब फायरिंग स्ट्रोक पे क्रैंक पिन पे झटका लगे, उस झटके को सहन करने के लिए, बैलेंस को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? बैलेंसिंग वेट। वेट का मतलब क्या होता है? वजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रैंकशाफ्ट के कंपन को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्रैंकशाफ्ट का जो कंपन है उसको किससे कम करेंगे? जिस प्रकार फ्लाईव्हील है, ये लाभकारी कार्यों के लिए क्रैंकशाफ्ट की से जुड़ा होता है। गियर है, ये आउट ऑफ इंजन है। मेन जनरल से ये क्रैंकशाफ्ट का ही एक हिस्सा है। इंजन के आगे क्रैंकशाफ्ट के दूसरे सिरे पर क्या लगा रहता है? वाइब्रेशन डैम्पर। और वो किस लिए? क्रैंकशाफ्ट का जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, उसको कम किया जा सके, इसके लिए वाइब्रेशन डैम्पर है वो क्रैंकशाफ्ट के दूसरे सिरे पे लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रैंकशाफ्ट के मरोड़ी कंपन ट्रिशनल वाइब्रेशन को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वही मैंने आपको बताया था, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, तो आपको भी दिमाग को घुमाने की जरूरत है। वाइब्रेशन को कम करने के लिए, ट्रिशनल वाइब्रेशन को कम करने के लिए क्या लगाए जाते हैं? बैलेंसिंग वेट लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? बैलेंसिंग वेट। सक्शन, कंप्रेशन व एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूर्ण करने के लिए, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही आदर्श या आइडल स्ट्रोक हैं। इसको कौन पूरा करता है? इसको फ्लाईव्हील पूरा करता है। कौन पूरा करता है? फ्लाईव्हील, जिसको गतिपालक भी कहते हैं। इसका सही आंसर है फ्लाईव्हील या गतिपालक, जो तीन आइडल स्ट्रोक हैं इनको पूर्ण करता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एयर कूल्ड इंजन के लिए सिलेंडर ब्लॉक पर क्या बने होते हैं? एयर कूल्ड का मतलब जिन इंजनों को ठंडा करने में हवा का इस्तेमाल होता है, उसमें क्या लगे होते हैं? सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिन्स लगे होते हैं, पत्तियां लगी होती हैं। किस लिए? जिससे हवा का दबाव और क्षेत्रफल बढ़ सके, इसलिए इस अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर है फिन्स। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के इंडिविजुअल कास्टिंग के अनुसार इनमें से क्या फिट किया जाता है? सिलेंडर ब्लॉक के इंडिविजुअल कास्टिंग के अनुसार इसमें क्या फिट किया जाता है? सिलेंडर ब्लॉक के अंदर क्या होता है? बोर होता है। उसमें क्या फिट करते हैं? उसमें सिलेंडर लाइनर फिट करते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं होती थी। बोर जब एक बार खराब हो जाता था, दोबारा उसको भर के रीबोर करते थे। लेकिन आजकल क्या है? सिलेंडर लाइनर का इस्तेमाल होता है। जैसे लाइनर खराब होता है, उसमें ओल्टी या फिर टेपर नेस जब आ जाती है, पिस्टन उसमें खोखला चलने लग जाता है, तो दोबारा दूसरा लाइनर का प्रयोग किया जाता है। और सिलेंडर लाइनर भी दो प्रकार के होते हैं, ड्राई और वेट, सूखे और गीले टाइप के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी कैमशाफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म प्रयोग होती है जब क्रैंकशाफ्ट एवं कैमशाफ्ट अधिक नजदीक होते हैं? जब कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट क्रैंक केस में होते हैं तो गियर के माध्यम से उन्हें आपस में ड्राइव कराया जाता है, आपस में चलाया जाता है। और कैमशाफ्ट जब हेड के ऊपर होती है क्रैंक केस से बाहर, तो चैन या बेल्ट के माध्यम से उनको ड्राइव दी जाती है। इसका सही आंसर है गियर ड्राइव।
अगला प्रश्न है, दाब लुब्रिकेशन सिस्टम में सिलेंडर लाइनर लुब्रिकेटेड होता है किसके द्वारा? दाब यानी कि प्रेशर। इसका सही आंसर है जोड़ छड़के से तेल सप्लेश। सप्लेश यानी कि छबका पद्धति। छबका पद्धति से लाइनर है उनका लुब्रिकेशन होता है। जैसे ही उसमें क्रैंकशाफ्ट घूमती है वो तेल को उछाल करके ऊपर पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, इंजन की पुनः कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए सर्विसिंग के साथ क्या करने की आवश्यकता होती है? पुनः उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? उसको ओवरहॉल किया जाता है, यानी उसमें दोबारा या तो रीबोर किया जाता है या बोर के अंदर लाइनर फिट किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंजन बोर। जिसको इंजन बोर। कई बार जब इंजन बोर की जरूरत नहीं होती तो सील जो है, रिंग जो है वो बदल करके भी अगर वो समुचित कार्य करते हैं तो इंजन को